जब मैं सिर्फ 2 साल का था तब मेरे सगे चाचा ने मुझे एक हाई राइज बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। ठीक उसी समय वहां से गुजर रही एक आलीशान कार के ड्राइवर ने मुझे सड़क पर बेजान पड़े देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सा पैनिक था। सर, आगे एक बच्चा है, वो थोड़ा डेड लग रहा है। गू फैमिली के ओल्ड मास्टर गू वान, जिन्हें ड्राइवर ने सर कहकर बुलाया था। डेड शब्द सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से काला हो गया। उनका सबसे बड़ा बेटा गू ईचन भी उसी समय एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, जहां सारे डॉक्टर्स अपनी हिम्मत हार चुके थे। सिर्फ एक फॉर्चून टेलर ने रिस के गू फैमिली के साथ पुराने ताल्लुक थे। एक बात कही थी कि गू ईचन की किस्मत में एक बेटा लिखा है जो अपने साथ अपार गुड फॉर्चून लेकर आएगा, और अगर वो बेटा गू ईचन के साथ रहेगा तो ही गू ईचन के बचने का कोई चांस है। लेकिन उस फॉर्चून टेलर की बातों ने ओल्ड मास्टर गू को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। उनका बेटा हमेशा से एक सेलिब्रेट की तरह रहा था, जो न कभी मर्दों के करीब गया और न औरतों के, तो फिर उसका कोई बच्चा कैसे हो सकता था। इसी सोच के साथ ओल्ड मास्टर गू ने एक डार्क टोन में ऑर्डर दिया, उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल भेजो, उसे मरने मत देना। ओल्ड मास्टर गू इस समय डेड शब्द से सख्त नफरत कर रहे थे। ड्राइवर फटाफट कार से उतरा और उसने मुझे बड़ी सावधानी से गोद में उठा लिया। मेरी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। वह ड्राइवर एक पूर्व सैनिक था और उसे थोड़ी मेडिकल नॉलेज थी, इसलिए उसने मुझे बहुत ध्यान से संभाला ताकि कोई सेकेंडरी इंजुरी न हो। सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं बच्चे को अभी आपके पास रख दूं। ओल्ड मास्टर गू ने हामी में सिर हिलाया और फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। ये बच्चा बचपन में बिल्कुल यीचन जैसा दिखता है। मेरे गले में लटका हुआ जड़े पेंडांट भी उनकी नजरों से नहीं छुपा। उन्होंने एक कांपते हुए हाथ से उसे छूकर देखा। वाकई ये वही प्रोटेक्टिव जड़े था जो यीचन बचपन से पहनता आ रहा था। ओल्ड मास्टर गू ने एक बार उस जेड को देखा और फिर मेरे पीले पड़ चुके मासूम चेहरे को, जो मौत के करीब लग रहा था। उनका सिर जैसे फटने लगा। ओल्ड माँ, गाड़ी और तेज चलाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। ओल्ड मास्टर गू की लगातार हड़बड़ी के बीच ओल्ड माँ ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और कार की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में ओल्ड मास्टर गू का बड़ा सा हाथ मेरे छोटे और गोल मटोल हाथ को थामे हुए कांप रहा था। उनके हमेशा रहने वाले सख्त और ठंडे चेहरे पर आज पहली बार ऐसा पैनिक दिखाई दे रहा था। बच्चे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जल्द ही कार गू फैमिली के खुद के बनाए प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गई। डीन ने खुद अपनी पूरी टीम के साथ एंट्रेंस पर उनका वेलकम किया। ओल्ड मास्टर गू ने मुझे गोद में उठाया, जो पूरी तरह से टोमेटो जूस जैसी किसी चीज से कवर था, और कांपते हाथों से डीन को सौंप दिया। ट्रांसफर के ठीक उसी पल मेरे छोटे से गोल मटोल हाथ ने अचानक ओल्ड मास्टर गू को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद रखे हुए ही मैंने कमजोरी से अपना मुंह खोला, लेकिन मुंह से टोमेटो जूस बाहर आने से पहले मैं सिर्फ 2 आवाजें ही निकाल पाया। डीन ने तुरंत ऑर्डर दिया, इसे बचाओ, मुझे यह बच्चा हर कीमत पर जिंदा चाहिए। सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डीन मुझे लेकर अंदर की तरफ भागा। ओल्ड मास्टर गू इमरजेंसी रूम के बाहर बेंच पर बैठ गए और अपने हाथ को देखने लगे, जो टोमेटो जूस से सना हुआ था और जिस पर मेरे सिर के कुछ बाल चिपके हुए थे। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक उन बालों को घूरा और फिर ऑर्डर दिया, इस बच्चे और आइकन का डीएनए रिलेशनशिप टेस्ट करो। चूंकि गू आइकन भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उसका डीएनए हासिल करना बेहद आसान था। डीएनए टेस्ट शुरू करवाने के साथ ही ओल्ड मास्टर गू ने मेरी पहचान का पता लगाने के लिए पुलिस को भी कॉल घुमा दिया। गू फैमिली एक टॉप टियर अमीर और पावरफुल खानदान था। गू हुआयान का नाम ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 3 से नीचे कभी नहीं गया था, और हांगकांग में गू फैमिली के थ्रू पे किया जाने वाला टैक्स हमेशा नंबर 1 पर रहता था। पुलिस ने उनके कॉल को बेहद सीरियसली लिया, इसलिए जब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंची वे न सिर्फ मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकाल चुके थे, बल्कि मेरी माँ फैंग युक्सवान का एड्रेस भी ट्रैक कर चुके थे। हालांकि जब वे उनके घर पहुंचे टिंग्स तो वहां फैंग युक्सवान मौजूद नहीं थी। वह बीमार और बेहोश थी और उसे मेरा जालिम चाचा फैंग जिनिया अपने साथ कहीं उठा ले गया था। ओल्ड मास्टर गू हॉस्पिटल में ही रुके रहे और एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिले। न जाने कितने समय के बाद मेरे पेटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट सबसे पहले आए। सर, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बच्चा वाकई सेकंड यंग मास्टर का सगा बेटा है। इस रिजल्ट को सुनते ही ओल्ड मास्टर गू को अपनी पुरानी शंका पर पूरा यकीन हो गया। वाकई ये आइकेन का ही बच्चा है। मैं जानता था कि ये जितना ज्यादा मेरी आंखों के सामने आ रहा था, उतना ही जाना पहचाना लग रहा था। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वे ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे से सटकर मेरे बाहर आने का वेट करने लगे, और साथ ही उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे उक्शिंघा को कॉल मिलाया। ओल्ड मास्टर गू के टोटल 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा कई साल पहले समुद्र में लापता हो गया था। दूसरा गू आइखिन था। तीसरी बेटी गू आइखिन था, जानवरों से बेहद प्यार करती थी और इस समय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओरांगुटान पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रही थी। सबसे छोटा बेटा गू किंघा बचपन से ही बागी था और अपने दूसरे भाई के साथ उसकी कभी नहीं पटती थी। आजकल वो कोई ढंग का काम नहीं करता था, बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की किसी छोटी एक्ट्रेस के साथ उसके अफेयर की अफवाहें उड़ती रहती थीं। डैड, आपकी झूठ बोलने की स्किल बहुत बेकार है। मेरा दूसरा भाई एक एसेक्सुअल है, उसका कोई बच्चा कैसे हो सकता है? कम ऑन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे लगता है कि आप बस मुझे किसी तरह वापस बुलाने का जाल बुन रहे हैं।
या तो आप मुझे ब्लाइंड डेट्स पर सेट करने वाले हैं या कोई दूसरा फालतू काम सौंपने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं वापस आने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मैं अब आपसे और बात नहीं कर रहा। रोयन का सीन खत्म हो गया है, मुझे उसे फ्लावर्स देने जाना है। लू रोयन वही छोटी स्टार थी जिसका गुचिंघा आजकल पीछा कर रहा था। गुचिंघा के बैकअप की वजह से वो अब सच में कोई छोटी मोटी स्टार नहीं रह गई थी। उसने हाल ही में बहुत तेजी से ग्रो किया था। गुचिंघा ने वन साइड कॉल कट कर दिया और ल्यू रुयान की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार ओल्ड मास्टर गू ने कॉल नहीं किया था, उन्होंने बस कुछ तस्वीरें भेजी थी। ओल्ड मास्टर गू ने जो फोटोज भेजी थी वे कार के अंदर ली गई थी। छोटा सा मैं पूरी तरह टोमेटो जूस से सना हुआ था। मेरा गोल मटोल चेहरा उससे बिगड़ा हुआ था, आंखें कसकर बंद थीं और मैं बिल्कुल बेजान दिख रहा था। गू चिंघा ने उन तस्वीरों को देखा, फिर डीएनए टेस्ट को देखा और फिर हॉस्पिटल का एड्रेस पढ़ा। उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। उसने विदेश से स्पेशल फ्लाइट से मंगाए गए उन खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते को वहीं जमीन पर फेंक दिया, पीछे मुड़ा और सेट से बाहर निकल गया। रुयान, यंग मास्टर गू को क्या हुआ? क्या वो गुस्से में है? वह गुस्से में है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि लियू रुयान को गुचिंघा की वैल्यू क्यों समझ नहीं आती। वह अमीर था, हैंडसम था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह दिल से उसकी इज्जत करता था। फिर भी वह अपने करियर में उसकी पूरी हेल्प एक्सेप्ट करती थी। वह बातों से तो मना करती थी लेकिन एक्शन में सब कुछ ले लेती थी। इस चीज को बैलेंस करना वाकई मुश्किल था। असिस्टेंट को लगा कि अगर किसी दिन गू किंघा का ध्यान भटका और उसने लियू रुयान को छोड़ दिया तो शायद उसे बहुत पछतावा होगा, लेकिन असिस्टेंट ने अपने इन थॉट्स को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप लियू रुयान के पीछे चल दिया और दोबारा गू किंघा का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ गू किंघा, जिसने अभी अभी फोन पर अपने पिता से कहा था कि वह वापस आने से बेहतर मरना पसंद करेगा, अब बिना एक पल का रेस्ट लिए पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था। जब वह पहुंचा तो मुझे अभी अभी ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाला जा रहा था। आई एम सॉरी, ये सब दादाजी की गलती है। काश दादाजी ने तुम्हें पहले ढूंढ लिया होता। मिस्टर गू, वह अभी क्रिटिकल पीरियड से बाहर नहीं आया है। उसे अगले 2 दिनों तक इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर्स मुझे ऑपरेटिंग रूम से आईसीयू की तरफ ले जाने लगे। गू चिंघा भागकर वहां पहुंचा, लेकिन वो मुझे अंदर ले जाते हुए सिर्फ एक झलक ही देख पाया। क्या हुआ? यहाँ आखिर हुआ क्या है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम वापस आने से बेहतर मरना पसंद करोगे? अब वापस क्यों आए हो? यहाँ से दफा हो जाओ। ओल्ड मास्टर गू गुस्से से लाल थे। गू चिंघा आईसीयू की विंडो से चिपक गया और ग्लास के पार अंदर छोटे से मुझे देखने लगा। जब उसने मेरी पूरी बॉडी पर लगे उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा तो उसका दिल बुरी तरह बैठ गया। अब लड़ना बंद कीजिए, छोटा यंग मास्टर अभी अंदर है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओल्ड मास्टर गू के असिस्टेंट ने सबको शांत करने की पूरी कोशिश की और साथ ही गू चिंघा को पूरी डिटेल दी कि मैं उन्हें कैसे मिला था जब बाहर बड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। मेरी आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग के अंदर कोई बात कर रहा था। वह कोई और नहीं, गू फैमिली का वही खानदानी जड़े पेंडेंट था। उस जेड के अंदर एक डिवाइन बीस्ट स्पिरिट रहती थी जिसका नाम था युआन बाओ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? होश में आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है? मैं एक ड्रैगन हूँ। मेरा गू फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट है कि मैं उनके वंश को पूरी तरह खत्म होने से बचाऊंगा, लेकिन गू फैमिली की ये जनरेशन पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा, वे सब मौत के खतरे में हैं। तुम उस बिल्डिंग से गिरे और तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सेंस किया कि तुम्हारे पास अपार ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम अब गू फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें दूसरों का फ्यूचर देखने की एबिलिटी देता हूँ। उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली का फेट बदल सकोगे। और हाँ, सबसे पहले अपने सबसे छोटे चाचा गू चिंघा का फेट बदलना। उसकी मौत का समय बहुत करीब आ चुका है। एक ही सांस में ये सब कहने के बाद उस ड्रैगन ने अपनी सारी ड्रैगन एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी। मेरी हालत जो पहले बेहद क्रिटिकल थी, उस ड्रैगन एनर्जी ने मेरे छोटे से शरीर को पूरी तरह हील कर दिया। थोड़ी ही देर में मेरी कंडीशन में एक मिरेकुलस इंप्रूवमेंट आया। जैसे ही मुझे बेहतर फील हुआ, मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं एक पल के लिए ब्लैंक था और ड्रैगन की कही बातों को अपने दिमाग में समझने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपना मुंह खोला और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। खिड़की के पास खड़े गू किंघा ने ओल्ड मास्टर गू के असिस्टेंट अंकल ली की पूरी बात सुन ली थी और वो फैंग यू स्वान को ढूंढने जाने का प्लान बना रहा था, जिसे फैंग जिन या उठा ले गया था। लेकिन निकलने से ठीक पहले उसने नोटिस किया कि मैं होश में आ चुका हूँ। डॉक्टर, मेरा बच्चा रो रहा है। डॉक्टर तुरंत अंदर भागा और उसने मुझ पर कई सारे चेकअप्स किए। गू किंघा बाहर खड़े होकर वेट करता रहा। अपने दूसरे भाई गू ई चैन के साथ उसके रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे थे बचपन से ही। जब भी ओल्ड मास्टर गू उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वे गुई चैन को उसे डांटने का जिम्मा सौंप देते थे। गू किंघा को लगता था कि गुई चैन के पनिशमेंट से जिंदा बच निकलना अपने आप में एक मिरेकल था। उसे अपने उस ठंडे और खूंखार दूसरे भाई के लिए कोई लगाव नहीं था, लेकिन इस बच्चे को पहली नजर में देखते ही उसे इससे प्यार हो गया था। मिस्टर गू, बच्चे की कंडीशन में अचानक बहुत बड़ा सुधार आया है। अब आप इसे एक रेगुलर वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे घर ले जाकर इसकी केयर कर सकते हैं।
इसे बस प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर को गू फैमिली के रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से पता था। अगर मैं तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता तो भी मुझे घर पर हॉस्पिटल से कम केयर नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की, गू चिंघा ने कोई रिप्लाई देने की जहमत नहीं उठाई। वह अपने लंबे कदमों से सीधे मेरी तरफ बढ़ा। मैं होश में आने के बाद से चेकअप के दौरान लगातार रोए जा रहा था। बेबी, अच्छे बच्चे रोते नहीं, रोना बंद करो। मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ। मेरा नाम गू शिंघा है। छोटे चाचा तुम्हारे पास ही हैं। मुझे पुचकारते हुए उसने मुझे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी मुझे अचानक याद आया कि उस ड्रैगन ने पहले क्या कहा था। गू शिंघा मेरे छोटे चाचा थे। मेरी सबसे फेवरेट चीज थी हमारे पड़ोस के कन्वीनियंस स्टोर के बाहर लगी छोटी किटी राइड्स पर बैठना, जहां हमेशा गाने बजते थे। और सामने खड़े ये चाचा मेरे पिता के छोटे भाई थे। मैं हमेशा से एक पिता चाहता था, इसलिए इस छोटे चाचा के लिए जो मेरे पिता के भाई थे। मैं भी रोते हुए अपने छोटे और गोल मटोल हाथ आगे बढ़ाने लगा। मैं हॉस्पिटल से डरा हुआ था, डॉक्टर से डरा हुआ था और अपनी मॉम को न देख पाने से घबराया हुआ था। ओके ओके, चाचा तुम्हें अभी अपनी गोद में उठा रहे हैं। हम अभी अभी मिले थे और मैं उस पर इतना क्लोजली ट्रस्ट कर रहा था। गू सिंघा खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था, इसलिए उसके मूवमेंट्स काफी स्टिफ और अजीब थे। मुझे उसकी गोद में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं उससे चिपक गया और मैंने उसे नहीं छोड़ा। मेरे दोनों गोल मटोल हाथों ने गू सिंघा के गले को कसकर पकड़ लिया और मेरा गीला मासूम चेहरा उसके चेहरे से टच हो रहा था। बेबी, हम कहाँ जा रहे हैं? गू सिंघा का सिर पूरी तरह से चकरा रहा था। उसने मुझे बार बार ओगो कहते सुना, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरा मतलब क्या है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिद कर रहा था और हॉस्पिटल में रुकने से साफ मना करते हुए अपनी मॉम को ढूंढने की रट लगाया था। गू सिंघा के पास ओल्ड मास्टर गू की तरफ देखने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ओल्ड मास्टर ने पहले डॉक्टर से अपनी बात खत्म की, फिर एक फोन कॉल अटेंड किया। उसके बाद वे शांत कदमों से आगे बढ़े। मुझे बच्चे के चाचा का एड्रेस मिल गया है। उसकी माँ वहीं है। तुम जाओ और उसे पिक करके गू रेजिडेंस ले आओ। मैं बच्चे को घर ले जा रहा हूँ। ओ मेरे वानबाओ, मैं दादाजी हूँ। दादाजी तुम्हें घर ले चलेंगे और हम घर पर मम्मा का वेट करेंगे, ओके? लेकिन मेरा सिर अभी पूरी तरह हील नहीं हुआ था, इसलिए जैसे ही मैंने अपना छोटा सा सिर हिलाया, मुझे एक तीखा दर्द महसूस हुआ और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। दादाजी तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। दादाजी घर जाकर तुम्हारे लिए सारी चीजें रेडी करेंगे। अभी चाचा को तुम्हें मम्मा को पिक करने ले जाने दो और फिर हम सब साथ घर चलेंगे, ओके? मैंने सिर्फ पिकअप मम्मा शब्द पकड़े, इसलिए मैंने अपना छोटा सा सिर हामी में हिला दिया, ओके? मुझे शांत करने के लिए ओल्ड मास्टर गू और गू सिंघा अलग हो गए। गू सिंघा ने एड्रेस लिया, मुझे गोद में उठाया, कुछ आदमियों को साथ लिया और तेजी से फैंग फैमिली के घर की तरफ निकल पड़ा। उस समय फैंग हाउस में फैंग मू ने अभी अभी होश में आई फैंग यूसुआन को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम्हारा वो मनहूस बच्चा खुद ही नीचे गिर गया। क्या तुम अपने भाई को किसी मुसीबत में डालना चाहती हो? वह चला गया तो अच्छा ही हुआ, वह वैसे भी एक बोझ था। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुमने ऐसे ही सीन क्रिएट करना जारी रखा तो इस कमरे से बाहर निकलने का सोचना भी मत। देखते हैं तुम कब तक मेरे सामने टिक पाती हो। फांगमू के उस थप्पड़ ने फांग युक्सुआन के पहले से ही बुखार से तप रहे सिर को चकरा दिया और एक पल के लिए उसकी सुनने की क्षमता गायब हो गई। लेकिन जल्द ही वो होश में आई और उसने पलटकर एक थप्पड़ जड़ दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम फांग युक्सुआन, तुम एक एहसान फरामोश औरत हो। क्या तुम भूल गई कि अगर मेरी माँ ने तुम्हें पाला न होता तो तुम जिंदा नहीं बचती? तुम पर मेरी माँ के एहसानों का कर्ज है। अब तुम्हारे बेटे की जान लेना बिल्कुल जायज है। वैसे भी क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? तो एक और बच्चा पैदा कर लो। फैंग मू ने अपने बेटे की इस हरकत को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि थप्पड़ से लाल हुए अपने चेहरे के साथ वह फैंग युक्सुआन को समझाती रही। युक्सुआन, तुम्हारे भाई का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ये अच्छा है कि तुम्हारे पास एक है। ये बच्चा निश्चित रूप से युनबाओ से कहीं बेहतर होगा। फांग युक्सुआन की आंखें खुद को डिफेंड करने के लिए किसी वेपन की तलाश कर रही थीं, लेकिन फांग जिन या ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और आसपास कोई भी नुकीली चीज नहीं छोड़ी थी। फॉर्चुनेटली उसी पल दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। फांग जिन या पहले दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन दस्तक और तेज होती चली गई। चिढ़कर उसने अपनी पैंट ऊपर की और बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन मेरा मजा खराब कर रहा है? उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अगले ही सेकंड उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा पाया। फैंग जिन या का चेहरा पहचानते ही मैं एक पल के लिए जम गया और फिर एक होश के साथ मैंने अपना गोल मटोल चेहरा गू चेंघा के गले में छुपा लिया। बैड गाय ने बेबी को फेंका। बैड गाय ने बेबी को बिल्डिंग से नीचे फेंका। गुचेंगा जानता था कि मैं 8वीं मंजिल से नीचे गिरा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुझे इस इंसान ने फेंका था। अब उसे सच पता चल चुका था। एक हाथ से मेरे बॉटम को संभाले और दूसरे हाथ से मेरी बैक को सपोर्ट देते हुए उसने मुझे गोद में उठाना अच्छे से सीख लिया था। हालांकि वो फैंग जिन यहाँ पर हाथ उठाने के लिए अपने हाथ फ्री नहीं कर सकता था, लेकिन ओल्ड मास्टर गू के अरेंज किए हुए आदमियों ने जैसे ही मेरा आरोप सुना, उनके चेहरे ठंडे पड़ गए और उन्होंने एक जोरदार किक मारी। अगले ही सेकंड फैंग जिनिया हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर पड़े दर्द से कराहते हुए फैंग जिनिया को देखते हुए गू चेंघा मुझे गोद में लिए चौखट पार कर अंदर आ गया। फैंग युक्सुआन कहाँ है? हालांकि गू चेंघा
फैंग जिन या को और सबक सिखाना चाहता था, लेकिन पहली प्रायोरिटी फैंग युक्शुआन को ढूंढना था। जब फैंग जिन या ने सुना कि वे फैंग युक्शुआन को ढूंढ रहे हैं तो उसने तुरंत अस्यूम कर लिया कि गू चेंगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई शुगर डैडी है। इस शुगर डैडी को बीच में दखल देने से रोकने के लिए फैंग जिन या ने मौके पर ही फैंग युक्शुआन को बदनाम करना शुरू कर दिया। वह औरत फैंग युक्शुआन बचपन से ही घर पर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। क्या आप सच में अभी भी ऐसी औरत को? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गू खिंगे का ब्लैक लेदर शू उसकी जुबान पर पूरी ताकत से पड़ा। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है कि फैंग शुआन किस तरह की इंसान है। गू खिंगे ने पूरी ताकत से पैर नीचे दबाया और फैंग जुनजी के मुंह से खून बहने लगा। लिविंग रूम में उसे लातों और जूतों से बुरी तरह पीटा जा रहा था। फांग मू ने ये शोर सुना और फांग यूसवान पर नजर रखना छोड़कर उसने दरवाजे को लॉक किया और अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर भागी। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ो। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस को बुला रही हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे किसी भी मिनट यहाँ पहुंचने वाले हैं। फैंग मू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी धमकी सिर्फ उन्हें डराने के लिए थी, लेकिन सामने वाले लोग वाकई सीरियस थे। हालांकि जल्द ही उसकी नजर गू चिंग की गोद में मुझ पर पड़ी। मुझे जिंदा देखकर उसने सोचा, अच्छा है, कम से कम ये बच्चा मरा नहीं, मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। तुम लोग आखिर हो कौन? तुम्हारी गोद में जो बच्चा है वो हमारी फैमिली का है। तुम हमारे बच्चे को उठाकर हमारे घर में घुसकर लोगों को पीट रहे हो। जब पुलिस आएगी तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। उसने गुसिंघा को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन 2 आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया और बाकी 2 आदमियों ने पहले ही फैंग यूसवान की तलाश शुरू कर दी थी। जल्द ही फैंग यूसवान को रेस्क्यू कर लिया गया। जैसे ही उसे बाहर लाया गया, उसने मुझे गुसिंघे की गोद में देखा। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो मुझे गोद में उठाना चाहती थी, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया। जब मैंने अपना छोटा सा सिर पीछे घुमाकर देखा तो फैंग यूसवान बेहोश हो चुकी थी। यंग मास्टर, मिस फैंग बीमार हैं, उन्हें तेज बुखार है, उन्हें वापस ले चलिए। मम्मा मम्मा मम्मा, वेट, तुम्हारी मम्मा बीमार हैं और वे अभी तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती। चलो पहले उन्हें डॉक्टर को दिखाते हैं, ओके? जब गू किंगा मुझे शांत कर रहा था तभी पुलिस वहां पहुंच गई। लीड ऑफिसर असल में गू किंगे का बचपन का दोस्त ही था। गू किंगा ने मुझे गोद में थामे हुए पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और वे तुरंत माँ बेटे को अपने साथ ले गए। गू फैमिली की लीगल टीम फैंग जुनजी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसके बाद गू किंगा मुझे और फैंग यूसवान को लेकर गू फैमिली के विला वापस आ गया। विला में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पहले से ही रेडी थे। वे मेरे लिए अरेंज किए गए थे, लेकिन अब उनका यूज मेरी मम्मा के लिए किया जा सकता था। रास्ते में मैंने अपनी मम्मा का हाथ थाम रखा था और मेरा छोटा सा चेहरा उनके चेहरे से सटा हुआ था। गू किंगा ने इस बड़ी और छोटी जोड़ी को देखा और उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना दूसरा भाई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उसने हमें बाहर बेसहारा छोड़ दिया। गू किंगा मन ही मन अपने भाई को कोस रहा था, लेकिन वह अभी ये नहीं जानता था कि आज के बाद से उसका भाई भी हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। मुझे मेरे पिता के साथ रखने के लिए ओल्ड मास्टर गू ने गू ई चैन को भी घर वापस बुला लिया था। स्वीटी, हम घर पहुंच गए हैं। अब से यह तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का घर है। चाचा तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करेंगे। तुम बस चाचा को अपने डैड की तरह ही समझो। गू चेंगा ने बड़े उत्साह के साथ ये बात कही, लेकिन ठीक उसी समय उसका भाई हॉस्पिटल से वापस लाया गया। ओह, क्या कोई इंसिडेंस है? तुम्हारे जिंदा बायोलॉजिकल फादर भी वापस आ चुके हैं। ये सुनकर कि मेरे बायोलॉजिकल फादर आ चुके हैं, मैंने अपना सिर घुमाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं इस समय सिर्फ अपनी मम्मा को देखना चाहता था। गू चेंगा दोनों हाथों से मुझे थामे हुए अभी भी दूर खड़े गू ई चेन को घूर रहा था। गू चेंगा बाहर एक ऐसा यंग मास्टर था जिससे पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गू ई चेन के सामने वह बस एक भीगी बिल्ली की तरह था जिसे बचपन से ही लाते पड़ती आई थी। जब गू चेंगा अभी भी पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मैंने, जिसकी आंखों में सिर्फ मम्मा थी, बॉडीगार्ड अंकल लोगों से बात की। अंकल लोग, प्लीज धीरे से, मुझे डर लग रहा है। कार से उतारते समय मेरी मम्मा को चोट मत लगने देना। मेरी निगरानी में फैंग यूसवान को उनके कमरे में ले जाया गया और प्राइवेट डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने दादाजी को भी दोबारा देखा। ओल्ड मास्टर गू आगे बढ़े और उन्होंने मुझे गू चेंगा की गोद से ले लिया। स्वीटी, मम्मा अंदर जा रही हैं। जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा और वे रेस्ट कर लेंगी तो वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब उनके लिए परेशान मत हो। फांग यूसवान का चेकअप कंप्लीट हो चुका था और असिस्टेंट रिपोर्ट देने बाहर आया। मिस फांग लंबे समय से ओवरवर्क की वजह से कमजोरी और डेफिशिएंसी से जूझ रही हैं। साथ ही अचानक आए बुखार का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हालत इतनी बिगड़ गई। एक बार उनका बुखार उतर जाए और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो वे जल्दी रिकवर कर लेंगी। दादाजी की गोद में होने की वजह से मैं जानता था कि दादाजी और चाचा ने मुझे और मेरी मम्मा को बचाया है, इसलिए मैं उन दोनों के बेहद क्लोज आ गया था। न सिर्फ मैंने आज्ञाकारी बच्चों की तरह दादाजी को मुझे गोद में लेने दिया, बल्कि मैंने क्यूरियोसिटी के साथ उनके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। क्या दादाजी मुझे बाहर खेलने ले जाएंगे? जब मैं और मेरी मम्मा बाहर जाते थे तो मैंने कम्युनिटी स्क्वायर में कई दादा दादी को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते देखा था, इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या दादाजी भी मुझे फ्यूचर में बाहर खेलने ले जाएंगे। तो ओल्ड मास्टर गू ने मेरे छोटे और सॉफ्ट हाथ को फील किया और उनका सख्त चेहरा पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल,
दादाजी तुम्हें बाहर खेलने ले जाएंगे। अब से दादाजी तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करेंगे। मेरे एक छोटे से किस के बाद ओल्ड मास्टर गू अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने को तैयार थे। ये कितना भावुक पल था। ओल्ड मास्टर गू के 4 बच्चे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था। दूसरे बेटे गुई चैन को गंभीर जर्मोफोबिया था। चौथा बेटा गू चेंगा बस एक कॉपी कैट था। अपने दूसरे भाई को किसी को किस न करने देते देख उसने भी डैड को किस करने से साफ मना कर दिया था। पहले और तीसरे बच्चे की भी अपनी अलग ही अजीब आदतें थीं। ओल्ड मास्टर गू ने इतने सारे बच्चों को पाला था, लेकिन मेरे आने के बाद ही उन्हें फाइनली एक बच्चे से मिलने वाली असली वार्मथ का एहसास हुआ था। दादाजी मुझे दूध चाहिए, मेरे टमी में बिल्कुल खाना नहीं है। मैं अभी बहुत छोटा था, रोज मम्मा का बनाया खाना खाता था, लेकिन मैंने अभी तक फॉर्मूला मिल्क पीना बंद नहीं किया था। मम्मा के खाने के कंपैरिजन में मुझे फॉर्मूला मिल्क ज्यादा पसंद था। तो चलो अभी खाना खाते हैं। किचन में खाना रेडी है। अगर बेबी को खाना नहीं खाना तो दादाजी तुम्हारे लिए फॉर्मूला मिल्क बनाएंगे, ओके? मेरे गोल मटोल चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन चूंकि दादाजी मुझे इतने प्यार से मना रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ी इज्जत देने का डिसीजन लिया। जल्द ही हम डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए। डैड, बच्चे की माँ अभी काफी मुश्किल सिचुएशन में है। उन्हें ऑनलाइन बुरी तरह ड्रैग किया जा रहा है। बाई फैमिली की तीसरी बेटी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, दावा कर रही है कि बच्चे की माँ ने उसका बॉयफ्रेंड चुराया है। पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही उनका आज और कल का वर्क शेड्यूल भी फिक्स है। गू किंगहाओ ने फैंग युक्सुअन की सिचुएशन की पूरी डिटेल रिपोर्ट दी। ओल्ड मास्टर गू ने पूरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने फैंग युक्सुअन के खिलाफ इस तरह के कीचड़ उछालने पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। काम हो या न हो, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम काम के बारे में युक्सुअन के रिकवर होने के बाद बात करेंगे। जब गू किंगहा ने अपनी रिपोर्ट खत्म की तो ओल्ड मास्टर गू खड़े हो गए। यह देखकर कि मैं घर पर पूरी तरह से रिलैक्स था, उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बगल के कमरे में गू यीचेन को देखने के लिए मुझे पुचकारने लगे। स्वीटी, देखो, ये तुम्हारे डैडी हैं। ये बीमार हैं और अभी तक होश में नहीं आए हैं। अगर हमारा बेबी डैडी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा तो शायद डैडी होश में आ जाएं। इसी के साथ ओल्ड मास्टर गू ने मुझे गू यीचेन के बेड पर लिटा दिया। बेड पर लेटे गू यीचेन का वो बेहद हैंडसम चेहरा, आंखें बंद होने के बावजूद एक ऐसा ठंडा ऑरा रिफ्लेक्ट कर रहा था जो लोगों को खुद से दूर रखता था। मेरी छोटी सी गोल मटोल बॉडी डैडी से सट गई और मैंने अपनी गोल गोल आंखें झपकाते हुए उनके हैंडसम चेहरे को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ओल्ड मास्टर गू पिता और बेटे को इस तरह साथ देखकर पूरी तरह भावुक हो गए। अभी ओल्ड मास्टर गू सोच ही रहे थे कि ये नजारा बिल्कुल परफेक्ट है कि अगले ही सेकंड मेरे छोटे से गोल मटोल हाथ ने एक जोरदार आवाज के साथ डैडी के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बैड डैडी, डैडी को बेबी नहीं चाहिए। मेरे इस अचानक थप्पड़ ने ओल्ड मास्टर गू को हैरान कर दिया। स्वीटी, तुमने डैडी को क्यों मारा? डैडी को बेबी नहीं चाहिए। मैं छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं। जब मैं बाहर खेलने जाता हूँ तो बाकी सब बच्चों के पास डैडी होते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं एक ऐसा छोटा सा क्यूटी हूँ जिसे कोई डैडी नहीं चाहता। ओल्ड मास्टर गू का दिल ये अजीब सी एक्सप्लेनेशन सुनकर बुरी तरह बैठ गया। क्या हमारा एनबाओ एक ऐसा बच्चा है जिसे उसके डैडी नहीं चाहते? स्वीटी, जब डैडी होश में आएंगे तो दादाजी उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। डैडी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। एनबाओ, ओल्ड मास्टर गू अपने बेटे को अच्छे से जानते थे। भले ही गू यीचेन ऊपर से ठंडा और दूर रहने वाला दिखता था, लेकिन उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी समझ थी। मैं उसका सगा बेटा था, वह मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकता था। दादाजी के समझाने के बाद फाइनली मेरी छोटी सी हथेली ने डैडी के चेहरे पर थप्पड़ मारना बंद किया। दादाजी हग। डैडी से मिलने के बाद मैं सोने के लिए वापस मम्मा के कमरे में जाना चाहता था। ओल्ड मास्टर गू चाहते थे कि मैं सोते हुए गू यीचेन के साथ ही रुकूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए थी। ओके, तो चलो मम्मा के पास चलते हैं। लेकिन स्वीटी, क्या तुम दादाजी से प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम अब से डैडी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे? ठीक है, मैं डैडी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। जब डैडी होश में आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि वे मुझे क्यों नहीं चाहते थे। दादाजी से प्रॉमिस करने के बाद वे मुझे सुलाने के लिए वापस मम्मा के बेड पर ले गए। मेरा पूरा दिन काफी थका देने वाला रहा था और मुझे पहले से ही नींद आ रही थी। ओल्ड मास्टर गू और गू किंगहा मुझे सुलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मैं पिलो पर लेट गया, अपना छोटा सा बॉटम ऊपर की तरफ उठाया, आंखें बंद की और तुरंत सो गया। सोने के इस फनी पोज को देखकर गू किंगहाओ ने तुरंत अपना फोन निकाला और लगातार 6 फोटोज क्लिक कर ली। युआन बाओ वाकई बहुत ज्यादा क्यूट है। डैड, क्या मेरा दूसरा भाई भी बचपन में इतना ही क्यूट था? नहीं, गू यीचेन हमेशा से बहुत सेल्फ डिसिप्लिन रहा है। वह बहुत तमीज से सोता था। ओल्ड मास्टर गू ने बचपन के गू यीचेन के बारे में सोचा, फिर युआन बाओ को देखा और उन्हें फील हुआ कि युआन बाओ की ये क्यूटनेस शायद उसकी माँ से आई है। इस थॉट के साथ फैंग युक्सुआन के लिए उनका ओपिनियन और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। युआन बाओ मम्मा के साथ सो रहा था। ओल्ड मास्टर गू और गू छिंगहाओ वहां ज्यादा देर नहीं रुके। कमरे में पहले से ही नर्सेस थीं, इसलिए उन्हें वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। ओल्ड मास्टर गू पिछले कुछ दिनों से काफी टेंस थे और आज पहली बार वे पूरी तरह रिलैक्स फील कर रहे थे और उन्हें नींद आने लगी थी। गू छिंगहाओ, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने युआन बाओ को हर्ट किया?
मुफेंग ने अभी मुझे अपडेट दिया है। उसने कंफर्म किया है कि फैंग जिनी एक जुआरी है जो पैसे हार चुका था और कैश के लिए युआनबाओ की मम्मा के पास आया था। उन्होंने कई बार घर बदला लेकिन उसने फिर भी उन्हें ढूंढ निकाला। आज वो पैसे के लिए युआनबाओ का यूज करके उन्हें डराने आया था, लेकिन गलती से उससे युआनबाओ नीचे गिर गया। डैड, उसे सिर्फ जेल भेजना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। अब आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। गू किंगहाओ भले ही बाहर से एक हंसमुख प्लेबॉय जैसा दिखता था जो किसी का पीछा करते समय बहुत इजी गोइंग रहता था, लेकिन उसके खून में गू फैमिली का ही अंश था। उसके अंदर भी फैमिली की वह रूथलेसनेस थी जो कोई भी उसे सच में गुस्सा दिलाता उसे भयानक रिपरकशंस का सामना करना पड़ता। ओल्ड मास्टर गू अपने बेटे का इशारा समझ गए। वे एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। मैं बहुत गहरी और सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने अपने छोटे चाचा गू किंगहाओ को देखा। सपने में गू किंगहाओ खून से लथपथ पड़े थे और उनकी पूरी बॉडी पर जख्म थे। उनके ठीक सामने एक खूबसूरत यंग वीमेन खड़ी थी। रुईयान, क्या तुम ठीक हो? गू किंगहाओ लियू रुईयान की जान बचाते समय एक एम्बुश का शिकार हो गए थे। उन्हें कई बार चाकू मारा गया था और वे नीचे गिर गए थे। उनका आगे बढ़ा हुआ हाथ पूरी तरह खून से सना था। लियू रुईयान ठंडेपन से पीछे हट गई। बेशक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुसीबत में तो तुम हो। तुम फाइनली मरने वाले हो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं बहुत समय से इस पल का वेट कर रही थी। तुमने प्यार के नाम पर ऐसी कई चीजें की हैं जिनसे मुझे नफरत है, तुम जानते हो। और सॉन्ग जिनलियन, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया, वही वो इंसान है जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ। हम दोनों को साथ में खुश रहना था और ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी खुशियां छीन ली। लियू रुईयान के इन आरोपों ने मरते हुए गू किंगहाओ को पूरी तरह हैरान कर दिया। सॉन्ग जिनलियन, उसने तुम्हें एक प्लेथिंग्स के रूप में साउथ की एक कंट्री में बेचने की साजिश रची थी। उसने उनके साथ प्राइस भी फिक्स कर लिया था। लियू रुईयान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे इन झूठों पर यकीन नहीं करती। तुम मेरे लिए एक लव सिक फूल बने रहे, इसलिए तुम मेरी वजह से मरना डिजर्व करते हो। सपना वहीं खत्म हो गया। युआनबाओ अपने छोटे चाचा की इस खूनी तस्वीर को देखकर बुरी तरह डर गया और चीखते हुए जाग गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि उसके मुंह से जोर जोर से रोने की आवाज निकलने लगी। फैंग, युसवान का बुखार अब उतर चुका था और वो अभी भी सो रही थी। उनकी बॉडी बहुत लंबे समय से टेंस और एग्जॉस्टेड थी। भले ही बुखार चला गया था, लेकिन वो अभी भी गहरी नींद के थ्रू रिकवर कर रही थी। वह युआनबाओ को चुप कराने के लिए होश में नहीं आ पाई। कमरे में मौजूद नर्स ने तुरंत युआनबाओ को गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन युआनबाओ को नर्स नहीं चाहिए थी। वह जोर जोर से रोए जा रहा था और उसका छोटा सा गोल मटोल चेहरा लाल पड़ चुका था। नर्स उसे शांत नहीं कर पाई और उसने तुरंत गू किंगहा को इन्फॉर्म किया। जल्द ही गू किंगहा वहां पहुंचा और उसने नर्स से युआनबाओ को अपनी गोद में ले लिया। स्वीटी, रोते नहीं, रोना बंद करो। छोटे चाचा यही हैं। हमारे युआनबाओ को क्या हुआ? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा है? गू किंगहा ने प्यार से युआनबाओ को पुचकारा। युआनबाओ ने अपने जिंदा और सांस लेते छोटे चाचा को देखा और काफी देर बाद फाइनली उसका रोना बंद हुआ। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और गू किंगहा की चेस्ट को टच किया। वहां अभी कोई चाकू नहीं लगा हुआ था। चाचा नहीं मरेंगे। युआनबाओ ने रोते हुए मिन्नत की कि उसके चाचा न मरें। ओके, छोटे चाचा नहीं मरेंगे। छोटे चाचा बहुत लंबी लाइफ जिएंगे। भले ही गू चिंघा ने प्रॉमिस किया था कि वह नहीं मरेगा, लेकिन युआनबाओ अभी भी बहुत डरा हुआ था। बाकी के पूरे समय युआनबाओ ने अपनी आंखें गू चिंघा पर ही टिका रखी थीं। ये देखकर कि वह छोटा बच्चा अभी भी डरा हुआ है, गू चिंघा ने उसे बस वैसे ही अपनी गोद में थामे रखा। जब चाचा और भतीजे एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे, तभी अचानक गू चिंघा का फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी पर एक नजर डाली और फिर एक हाथ से मुझे थामे हुए और दूसरे हाथ से फोन अटेंड करते हुए उसने कॉल रिसीव किया। गू चिंघा, क्या तुमने एडिटर एम के साथ मेरी मीटिंग अरेंज की है? तुम हमेशा मेरे मैटर्स में टांग क्यों अड़ाते? लियू रुयान की बात बीच में ही कट गई। उसकी आवाज सुनते ही बाओ का हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसने फोन छीना और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। भले ही मैं बहुत छोटा दिखता था, लेकिन मेरे अंदर गजब की ताकत थी। वह फोन जिसे गू चिंघा ने अभी हाल ही में खरीदा था, गिरने की वजह से क्रैक हो गया। गू चिंघा कुछ सेकंड्स तक ब्लैंक होकर उस फोन को देखता रहा और फिर उससे भी ज्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। स्वीटी, तुमने चाचा का फोन क्यों फेंका? चाचा अभी कॉल पर बात कर रहे थे। अगर तुम्हें चीजें फेंकनी है तो तुम्हें चाचा की कॉल खत्म होने का वेट करना चाहिए। ओके? गू चिंघा अभी उस फोन फेंकने वाले गोल मटोल बच्चे को लेक्चर दे ही रहा था कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने अपना मुंह बना लिया और मेरी आंखें आंसू से भर गईं। रोते नहीं, रोते नहीं, चाचा तुम्हें नहीं डांटेंगे। बेबी प्लीज मत रो। गू चिंघा ने उस गोल मटोल बच्चे को देखा जिसके माथे पर अभी भी पट्टी बंधी थी और आंखों में आंसू थे, और उसका दिल तुरंत पिघल गया। ये छोटा बच्चा दिन में पहले ही इतना बैडली इंजर्ड हो चुका था और अब मैं एक फोन के लिए डांट खा रहा था। वो खुद को एक अनक्वालिफाइड चाचा फील कर रहा था। बच्चों को संभालने का कोई एक्सपीरियंस न होने की वजह से गू चिंघा बस इतना जानता था कि उसे अपनी फैमिली के इस इकलौते गोल मटोल बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार देना है। बैड, वो चाचा को बुली करती है। गू चिंघा इस पूरी बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन वो ये जरूर समझ गया कि युआनबाओ उसकी फिक्र कर रहा था। स्वीटी, वो सिस्टर बुरी नहीं है,
वो बस थोड़ी स्टबर्न है, वो असल में एक अच्छी इंसान है। गु सिंघा अंदर से काफी इमोशनल फील करते हुए लू रुयान की तरफ से सफाई दे रहा था। तो स्वीटी ने चाचा का फोन इसलिए फेंका क्योंकि उसे लगा कि चाचा को बुली किया जा रहा है। हमारा बेबी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? गु सिंघा खुद को रोक नहीं पाया और उसने आगे बढ़कर मेरे राइट चीक पर एक बड़ा सा किस कर दिया। मैंने अपने छोटे से हाथ से उसके चेहरे को पीछे धकेल दिया। वो बड़ा और छोटा बच्चा काफी देर तक सोफे पर खेलते रहे। बहुत समय बीतने के बाद गु सिंघा को लू रुयान को वापस कॉल करने की याद आई, लेकिन मेरे लगातार वॉच करने की वजह से वो एक भी कॉल नहीं कर पा रहा था। गु सिंघा के पास मुझे गोद में उठाने और कार्टून पिक्चर बुक्स दिखाने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। ओल्ड मास्टर गु ने जो चीजें खरीदी थीं, उनमें बच्चों की पिक्चर बुक्स भी शामिल थीं। हम दोनों साथ मिलकर खेलने लगे। मुझे याद आया कि मैंने दादाजी से क्या प्रॉमिस किया था, इसलिए थोड़ी देर खेलने के बाद मैं फर्श से उठा और डगमगाते कदमों से गु ईछेन के कमरे की तरफ चल दिया। डैडी अभी तक होश में नहीं आए थे। दादाजी ने देखा कि मेरा छोटा सा गोल मटोल हाथ एक बार फिर डैडी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। गु सिंघा ने मुझे हाथ आगे बढ़ाते देखा और तुरंत पीछे खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? गु सिंघा को याद आया कि जब वो छोटा था तो उसने गु ईछेन के माथे पर एक टॉय गन टिका दी थी और डिमांड की थी कि गु ईछेन उसके लिए गाना गाए। गु ईछेन ने शुरू में उसे इग्नोर किया, लेकिन उस समय उसने हिम्मत दिखाई और टॉय गन को गु ईछेन के माथे पर जोर से मार दिया। उसका माथा तुरंत लाल हो गया था और जल्द ही गु ईछेन की वजह से उसका खुद का बॉटम भी लाल हो गया था। अपने बचपन के उन सारे पनिशमेंट्स को याद करते हुए गु ईछेन अच्छे से जानता था कि उसके भाई के पास दिल नहीं है। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। भले ही युआन बाओ बहुत एडोरेबल था, लेकिन उसका वो पत्थर दिल भाई शायद इसकी परवाह न करे। इसलिए युआन बाओ की सेफ्टी के लिए गु ईछेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझे उसे ज्यादा परेशान करने दे। बेबी चलो चले, तुमने उन्हें देख लिया, अब चलो कहीं और खेलते हैं। गु सिंघा मेरे साथ तब तक खेलता रहा जब तक कि पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया और उसके बाद ही ओल्ड मास्टर गु सोकर उठे। मैं दादाजी को बहुत पसंद करता था और जैसे ही मैंने उन्हें जागते हुए देखा, मैंने तुरंत अपने छोटे गोल मटोल हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिए ताकि वे मुझे गोद में ले लें। ओल्ड मास्टर गु इतना जोर से हंसे कि उनकी आंखों के आसपास की झुर्रियां और गहरी हो गईं। दादाजी का लिटिल ट्रेजर। चूंकि फैंग यूसुआन अभी भी सो रही थी, इसलिए डिनर एक बार फिर ओल्ड मास्टर गु किंघा और मेरे थ्रू शेयर किया गया। डैड, युआन बाओ का टमी काफी फूला हुआ है, क्या उसका पेट भरा नहीं है? इससे पहले कि ओल्ड मास्टर गु कोई रिप्लाई दे पाते, मेरी केयर करने वाली नर्स ने आगे बढ़कर उन्हें रिमाइंड कराया। मिस्टर गु, युआन बाओ ने पिछले मील के दौरान बहुत ज्यादा खा लिया था। उसने अभी तक इसे डाइजेस्ट नहीं किया है। बेस्ट रहेगा कि इस समय उसे खाना न दिया जाए। नर्स ने मेरे छोटे टमी मालिश की थी, लेकिन मैंने एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लिया था और उसे डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए था। ठीक है, तो हम उसे इस समय खाना नहीं देंगे। ओल्ड मास्टर गु ने ये कहते हुए मुझे टेबल से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुश नहीं था। मैंने रोती हुई आंखों से टेबल पर रखे खाने को देखा। खाना खाना है, खाना खाना है। मैंने फाइनली इतने अच्छे खाने का टेस्ट चख लिया था। अब मेरा फेवरेट फार्मूला मिल्क भी मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। मुझे सॉलिड फूड खाना था। स्वीटी, हम कल खाएंगे। हालांकि उन्होंने मुझे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए कुछ हॉथॉर्न स्लाइसेस दे दिए। वे खट्टे मीठे थे और उन्हें चबाते हुए मैंने आखिरकार जिद करना बंद कर दिया। लगातार 2 दिनों तक मैं रिकवर होने के लिए घर पर ही रुका रहा। फैंग यूसुआन भी पूरे 1 दिन और रात तक गु रेजिडेंस में सोती रही। युआन बाओ। आवाज सुनते ही मैं अपने छोटे हाथों में खिलौने पकड़े हुए अंदर की तरफ भागा। मम्मा। वह छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में कसकर सिमट गया। मम्मा। युआन बाओ, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें देखने दो। युआन बाओ, आई एम सॉरी, ये सब मम्मा की गलती है। मम्मा ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मम्मा प्लीज मत रो। बेबी बिल्कुल ठीक है। दादाजी ने बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं और चाचा मेरे साथ खेलते हैं। वो युआन बाओ को ओल्ड मास्टर गु से मिलाने ले गई। जब वो उनसे मिलने जा रही थी तो उसका दिल एंजाइटी और डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि ओल्ड मास्टर गु युआन बाओ को उससे छीन लेंगे, लेकिन ओल्ड मास्टर गु ने पहले उसे कंफर्ट फील कराया। डरो मत, मैं तुम्हें युआन बाओ से अलग नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए उसे अकेले पालना बहुत इनकन्वीनियंट है। अब से तुम और युआन बाओ यहीं रह सकते हो। इस तरह मैं भी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। तुम्हारा क्या सोचना है? चूंकि ओल्ड मास्टर गु ने ऐसा कहा था, फैंग यूसुआन, जो काफी सरप्राइज थी, उसने तुरंत हामी में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको रेंट पे कर दूंगी। फैंग यूसुआन जानती थी कि युआन बाओ गु फैमिली का मेंबर है और वो उन्हें उसकी केयर करने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन उसका खुद का गु फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो यहाँ फ्री में नहीं रह सकती थी। तुम युआन बाओ की माँ हो और तुम भी हमारी गु फैमिली का हिस्सा हो। फ्यूचर में ऐसी पराई बातें मत करना। ओल्ड मास्टर गु बाहर वालों के साथ उतने फ्रेंडली नहीं रहते थे, लेकिन वे फैंग यूसुआन के साथ काफी जेंटल थे। उन्होंने उससे गु चेन की कंडीशन के बारे में बात की और बातचीत खत्म होने तक फैंग यूसुआन का मूड अब पहले जितना टेंस नहीं रह गया था। फैंग यूसुआन गु रेजिडेंस में सेटल हो गई और युआन बाओ की केयर करने के लिए कोई न कोई हमेशा रेडी रहता था। ये देखकर कि युआन बाओ की अच्छे से केयर की जा रही है, फैंग यूसुआन वापस अपने काम पर लौट गई। उसने अपनी कंपनी से कांटेक्ट किया और जैसा कि उम्मीद थी, उसे बहुत बुरी डांट पड़ी। फैंग यूसुआन, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से मर चुकी थी? तुम पहले से ही स्टेट में हो। मैंने तुम्हें काम दिया है और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए।
और तुम मुझ पर ऐसे गायब होने का नाटक कर रही हो। ब्रदर ली, मैं बीमार थी। मैं 2 दिनों तक अनकॉन्शियस थी। फैंग यूसुआन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चुप रहो, बहाने बनाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए एक इवेंट अरेंज किया है, स्टारलाइट गाला बैंक्वेट। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। अपनी सुस्ती छोड़ो और तुरंत वहां पहुंचो। इस इवेंट में बहुत सारे ए लिस्टर्स आ रहे हैं और ल्यू रुयन भी वहां होगी, जो इस समय अपने पीक पर है। खुद को तैयार करो और तुरंत वहां आओ। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। फैंग यूसुआन एग्री हो गई और फटाफट निकलने की तैयारी करने लगी। गू चेंगा उसी समय दरवाजे के पास से गुजर रहा था और उसने गलती से उसकी फोन कॉल सुन ली। उसने अपनी भौहें सिकाड़ी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह काम पर जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे बुली किया जाने वाला है। वह जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहा था, उतना ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसलिए फैंग यूसुआन के निकलने के बाद उसने भी अपने कपड़े बदले और स्टारलाइट गाला को चेक करने के लिए रेडी हो गया। उस गाला का होस्ट कोई ऐसा इंसान था जिसे गू चेंगा अच्छे से जानता था। उसे अंदर जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। चाचा, होल्ड करो। मैं भागकर आया और उसके पैर पर बैठ गया। मेरे छोटे से बॉटम ने गू चेंगा के पैर को पूरी तरह दबा दिया ताकि वह बाहर न जा सके। युआन बाओ, अच्छे बच्चे बनो। चाचा को बाहर कुछ जरूरी काम है। तुम यहीं रुको और दादाजी के साथ खेलो, ओके? चाचा वापस आते समय तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आएंगे। मैंने एक रैटल की तरह अपना छोटा सा सिर हिलाया और गू चेंगा के पैर को कसकर पकड़ लिया। अपना गोल मटोल चीक उससे सटा दिया। बेबी को ले चलो, बेबी को बाहर ले चलो। युआन बाओ को बाहर जाना बहुत पसंद था। दादाजी के घर पर 2 दिन बिताने के बाद मैं थोड़ा बोर हो रहा था। भले ही दादाजी का घर बहुत बड़ा था और खिलौनों और किड्स प्ले फैसिलिटीज से भरा पड़ा था, लेकिन वहाँ खेलने के लिए कोई दूसरा बच्चा नहीं था। मैं थोड़ा लोनली फील कर रहा था। स्वीटी, चाचा गाला में जा रहे हैं, वहाँ कोई मजा नहीं आएगा। युआन बाओ सबसे ओबीडियंट बच्चा है ना? मैंने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और सीरियस होकर एक मिल्की वॉइस में जवाब दिया, मैं ओबीडियंट नहीं हूँ। गू चेंगा पूरी तरह बेबस हो चुका था। वो मेरे इस लाड प्यार के सामने पूरी तरह फंस चुका था। वे दोनों एक असमंजस में थे। मैंने अपने छोटे से बॉटम से गू चेंगा को पूरी तरह पिन कर रखा था और पीछे हटने का कोई साइन नहीं दिखा रहा था। काफी देर बाद गू चेंगा ने फाइनली एक ठंडी सांस ली। ठीक है, ठीक है, चाचा तुम्हें थोड़ी हवा खिलाने बाहर ले चलेंगे। दोपहर में डॉक्टर ने मेरी बॉडी चेक की थी और कहा था कि मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ। ये देखकर कि मैं अच्छी शेप में हूँ, गू चेंगा नीचे झुका और उसने मुझे गोद में उठा लिया। बेबी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बताना और मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगा, ओके? साथ ही अगर तुम मम्मा को देखो तो उनसे मिलने की जिद मत करना, वे काम कर रही हैं। गू चेंगा ने इवेंट से पहले ही युआन बाओ के साथ एक समझौता कर लिया था। युआन बाओ ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपना छोटा सा सिर हिलाया। वह काफी सीरियस दिख रहा था। वह बड़ा और छोटा बच्चा बाहर निकल गए। ओल्ड मास्टर गू को शुरू में थोड़ा संकोच था। वे अभी मुझे बाहर भेजने के पक्ष में नहीं थे। वे अभी भी मेरी हेल्थ को लेकर वॉरिड थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उनके गाल पर कई सारे बड़े बड़े किसेस दिए और फिर अपनी सॉफ्ट सी बेबी वॉइस में उनसे रिक्वेस्ट की, जिसके बाद दादाजी का दिल पूरी तरह पिघल गया। ठीक है, ठीक है, हमारे स्वीटी को बाहर थोड़ा घूमने जाने दो। स्वीटी, ध्यान रखना कि चाचा तुम्हें पूरे समय होल्ड करके रखें। चाचा से अलग मत होना। गू चेंगा, याद रखना कि इसे टाइम पर खिला देना और बाहर बहुत ज्यादा लेट मत करना। ओल्ड मास्टर गू ने उन दोनों को पूरी इंस्ट्रक्शंस दी। उसके बाद उन्होंने मेरा छोटा सा गोल मटोल हाथ दबाया और गू चेंगा को मुझे ले जाने की परमिशन दे दी। चाचा और भतीजा कार के अंदर बैठ गए। गू चेंगा पहली बार मुझे कार में लेके जा रहा था और उसे इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने मुझे अपने छोटे छोटे हाथों से विंडो के साथ खेलने दिया। मैंने पहले सिर्फ टैक्सियों में सफर किया था, इसलिए मैं इस लग्जरी कार को लेकर काफी क्यूरियस था। विंडो से खेलते समय मेरे छोटे से हाथ ने अचानक डोर हैंडल को खींच दिया और दरवाजा सच में थोड़ा सा खुल गया। गू चेंगा ने पसीने पसीने होते हुए तुरंत दरवाजे को कसकर बंद किया। शुनजी, गाड़ी साइड में लगाओ। गू चेंगा ने दरवाजा दोबारा लॉक किया और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ड्राइवर, शुनजी ने ऑर्डर सुना और बिना ये समझे कि क्या हुआ है, उसने स्पीड स्लो की और रोड साइड कार रोक दी। यंग मास्टर, क्या हुआ? युआन बाओ ने दरवाजा खोल दिया था। शुनजी भी पूरी तरह शॉक्ड रह गया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने कितनी भयानक चीज कर दी थी। शुनजी को अपनी तरफ देखते पाकर मैंने अपनी आंखें छोटी की और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। शुनजी का चेहरा भी पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अगर मैं सच में कार से बाहर गिर जाता तो उसे लगा कि वो भी खुद को जिंदा नहीं रख पाता। वो भी यंग मास्टर के साथ ही अपनी जान दे देता। दोनों बड़े लोग बुरी तरह डरे हुए थे। वे दोनों कुछ देर तक कार में बैठे रहे ताकि खुद को शांत कर सकें और उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। इस बार शुनजी ने सबसे पहले चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स लगा दिए। युआन बाओ, जब भी तुम कार में सफर करो तुम्हें कार का दरवाजा बिल्कुल नहीं छूना है, समझे? ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसी बीच फैंग यूसुआन गाला में पहुंच चुकी थी। वहां आने के बाद उसे पता चला कि उसके एजेंट ब्रदर ली ने जिस उभरती हुई स्टार लू रुयान का जिक्र किया था, उसके अलावा वहां एक और फीमेल स्टार भी थी जिसका नाम था बाई निंगबिंग। ये बाई निंगबिंग अमीर बाई फैमिली की तीसरी बेटी थी। वह इंडस्ट्री में अपने खुद के पैसों और रिसोर्सेज के दम पर आई थी और पिछले 3 सालों से बड़े बजट की फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन उसकी एक्टिंग बेहद घटिया थी। उसकी हर फिल्म फ्लॉप हो जाती थी।
शुरुआत में नेटिजन्स ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन मिस बाई की पब्लिक रिलेशंस टीम बहुत स्ट्रांग थी। मजाक उड़ने के कुछ समय बाद उन्होंने मार्केटिंग का फोकस बदलकर उसे एक अमीर खानदान की वारिस वेल्दी हेiress के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और ये नैरेटिव सेट किया कि उसके खुद के पैसे से बनने वाली फिल्में इंडस्ट्री में लोगों के लिए जॉब के नए मौके पैदा कर रही हैं। इस मार्केटिंग के बाद नेटिजन्स का एटीट्यूड काफी बदल गया। उसकी पीआर टीम ने उसकी लव लाइफ को भी खूब भुनाया। ये दिखाया गया कि वो और अमीरशन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर बचपन के दोस्त चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और उनकी सगाई हो चुकी है। वो अक्सर सेट पर उससे मिलने आता था और उसे महंगी ज्वेलरी गिफ्ट करता था। इस लव स्टोरी को देखने वाले नेटिजन्स यही कहते थे कि अमीरों के बीच भी सच्चा प्यार होता है और सेकंड यंग मास्टर एक बेहद डोटिंग हस्बैंड है। लेकिन इस लव स्टोरी की मार्केटिंग का दांव उल्टा पड़ गया। सेकंड यंग मास्टर को पर्सनली कई बार फैंग युक्सुआन को फूल भेजते हुए स्पॉट किया गया। हालांकि फैंग युक्सुआन ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर भी मिस बाई ने पब्लिकली एक अटैक किया और फैंग युक्सुआन पर आरोप लगाया कि वह सेकंड यंग मास्टर को बहला फुसला रही है और एक थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। फंग युक्सुन की कंपनी ने उसका नाम साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसकी खुद की सफाइयां किसी काम नहीं आईं। वह इस समय ऑनलाइन बुरी तरह साइबर बुली की जा रही थी। हालांकि उसने इस बारे में ओल्ड मास्टर गू या गू किंघा को कुछ नहीं बताया था। वे उसकी फैमिली नहीं थे, उसके पास उनसे हेल्प मांगने का कोई हक नहीं था। फैंग युक्सुन बचपन से ही अपनी हर मुसीबत अकेले हैंडल करती आई थी। फंग युक्सुआन ने देखा कि बाई निंगबिंग और लू रुयान आपस में चैट कर रही थी। वह कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, वहीं रुक जाओ फैंग युक्सुआन, क्या मुझे देखकर तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है? हाई हील्स पहने बाई निंगबिंग कदम दर कदम फैंग युक्सुआन की तरफ बढ़ी। उसकी बारीकी से की गई स्टाइलिंग और महंगे ब्रांड्स काफी चमकीले थे, लेकिन फैंग युक्सुआन ने सिर्फ एक प्लेन ब्लू ड्रेस पहनी थी और बिना पूरे मेकअप के भी वो आसानी से उस पर भारी पड़ रही थी। फैंग युक्सुआन सीधे शब्दों में कहें तो बहुत खूबसूरत थी। उसके फीचर्स बेहद तीखे और डेलिकेट थे। पलकें नेचुरल लंबी और कर्ल थीं और उसका छोटा सा चेहरा एकदम परफेक्ट और 3 डायमेंशनल था। वह जहां भी खड़ी होती, राहगीरों की नजरें अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती थीं। तुम बिल्कुल एक विक्सन की तरह दिखती हो। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम बहलाने फुसलाने में इतनी माहिर हो, लेकिन तुम्हें अपने टारगेट सोच समझकर चुनने चाहिए। मेरी यानी बाई निंगबिंग का मंगेतर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम छू सको। इस आरोप के साथ ही बाई निंगबिंग ने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मिस बाई, आप कह रही हैं कि मैंने आपके मंगेतर को बहलाया है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वो थप्पड़ कभी चेहरे पर पड़ा ही नहीं। फैंग युक्सुआन ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया था। भले ही वो देखने में डेलिकेट और पतली लगती थी, लेकिन अपने गोल मटोल भारी बच्चे को रोज गोद में उठाने की वजह से उसके हाथों में अच्छी खासी ताकत आ चुकी थी। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खत्म हो चुकी हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस बाई, जिस पल से आपने मुझे बदनाम करना शुरू किया है, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं है ना? हाल ही में फैंग युक्सुआन को काम पर अनफेयर ट्रीटमेंट, साइबर बुलिंग और डॉक्सिंग का सामना करना पड़ा था और ये सब बाई निंगबिंग ने ही करवाया था। फंग युक्सुआन के पास बाई निंगबिंग से लड़ने के लिए बड़ा पैसा या पावर नहीं थी, लेकिन जब बात चेहरे पर थप्पड़ खाने की आई तो वो इतनी कमजोर नहीं थी कि चुपचाप खड़ी रहकर मार खा लेती। ये देखकर कि दोनों के बीच बात हाथापाई तक पहुंचने वाली है और बाई निंगबिंग कमजोर पड़ रही है, ल्यू रुयान, जो बाई निंगबिंग के काफी करीब थी, उसने अपनी भौहें सिकाड़ी और बीच में दखल दिया। मिस फेंग, प्लीज निंगबिंग को छोड़ दो। निंगबिंग बस गुस्से में है। वह और सेकंड यंग मास्टर शेन शादी करने वाले थे और अब तुम उनके बीच आ गई हो। कोई भी इंसान होता तो अपसेट हो जाता। तुम्हारी किस आंख ने मुझे सेकंड यंग मास्टर शेन के साथ इन्वॉल्व होते देखा है? फैंग युक्सुआन ने ल्यू रुयान पर एक ठंडी नजर डालते हुए भी बाई निंगबिंग की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। ल्यू रुयान एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने फैंग युक्सुआन और सेकंड यंग मास्टर शेन का वो वीडियो देखा था जिसमें असल में वो खुद फैंग युक्सुआन को परेशान करता हुआ दिख रहा था। अगर तुमने उसे नहीं बहलाया तो वो तुम्हारे पीछे इतना पागल क्यों है? ल्यू रुयान ने पलट कर कहा। इस बात पर फैंग युक्सुआन हंस पड़ी। ल्यू रुयान, अगर इसी लॉजिक से चलें तो क्या तुम भी गू चिंघा को बहला फुसला रही हो? ल्यू रुयान स्पीचलेस हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो फैंग युक्सुन का हाथ बाई निंगबिंग की कलाई से हटाने की कोशिश करने लगी। उनकी इस खींचतान ने वहां मौजूद बहुत से लोगों का ध्यान खींच लिया था। ठीक उसी समय मैं भी वहां पहुंच गया और जैसे अपनी मम्मा के साथ कोई साइकिक कनेक्शन हो, मैंने उन्हें तुरंत स्पॉट कर लिया। चाचा, मम्मा, मैंने अपने छोटे से गोल मटोल हाथ से उनकी तरफ इशारा किया। गू चिंघा ने वहां मचे हंगमे को देखा और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए मुझे गोद में लेकर तेजी से आगे बढ़ा। फोर्थ यंग मास्टर, आप यहाँ हैं। फोर्थ यंग मास्टर, हमें बेहद अफसोस है। ये हमारी लापरवाही थी कि मिस ल्यू। इवेंट के कुछ लोगों ने गू किंघा को पहचान लिया था और वे एक करके उससे बात करने के लिए आगे आने लगे। गू किंघा ने उन सबको पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे फ्रंट में पहुंच गया। भले ही फैंग युक्सुआन और बाकी लड़कियों को अलग कर दिया गया था, लेकिन बाई निंगबिंग और ल्यू रुयान दोनों अपनी कलाई पकड़े हुए ऐसे रिएक्ट कर रही थीं जैसे वे बहुत दर्द में हों। गू किंघा को वहां आते देख ल्यू रुयान ने अपने होठों को चबाया। गू किंघा ने पूरे 2 दिनों से उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। गाला से पहले उसका एजेंट बुरी तरह घबराया हुआ था। वो लगातार चक्कर काट रहा था और बड़बड़ा रहा था। रुयान, गू किंघा सच में तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला है ना? उसने कभी इतने लंबे समय तक तुमसे दूरी नहीं बनाई। क्या तुमने फिर से उससे कोई कड़वी बात कह दी? गू किंघा सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ एक यंग मास्टर है। उसके पास पैसा भी है और पावर भी।
तुम जानती भी हो कि कितने लोग उससे चिपकने के बहाने ढूंढते हैं। ये बहुत रेयर है कि तुम उसे पसंद न करने के बावजूद वह तुम्हारे पीछे पागल है। तुम लगातार उसे ऐसे स्नब स्नब नहीं कर सकती। उन शब्दों ने लू रुयन के चेहरे के एक्सप्रेशंस को बहुत खराब कर दिया।